गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, अभी एक वीडियो आप लोगों को बड़ा पसंद आया, ख़ासतौर से जो यूपीएससी के परीक्षार्थी हैं और जो कई अटेम्प्ट्स के बाद जिन्हें सफलता नहीं मिली। तो मैं आपको ही टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ और इस चैनल पे ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चैनल है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए वो भी उतने ही काबिल हैं जितने सेलेक्ट हुए। ये बात अलग है, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई कहीं से रह गया, यानी कि टैलेंट तो आपके अंदर है। अब उस टैलेंट को कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी में ही खपाया जाए। अगर टैलेंट है तो उसको हम कहीं और खपा सकते हैं, हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट्स आए। तो अब इसको मैं एक अपनी वास्तविक कहानी से रिलेट करते हुए बताता हूँ कि नौकरी से एंटरप्रेन्योरशिप का स्विच ओवर कैसे पॉसिबल है, या इवन इफ यू आर नॉट इन ए नौकरी, फ्रॉम रा टू एंटरप्रेन्योरशिप हाउ यू कैन स्विच ओवर। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि सूत्र वाक्य क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जो काम जिस तरीके से हो रहा है उससे बेहतर तरीका हमेशा उपलब्ध रहता है। ये बहुत पुरानी कहावत है। यानी कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उससे बेहतर प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि उससे बेहतर प्रोडक्ट आप 90 रुपये में कर सकें, क्योंकि जो उसकी खामियां हैं, जो उसमें अनडिजायर्ड मटेरियल लगा हुआ है, तो कितना वास्तव में कितना मटेरियल चाहिए और क्या क्वालिटी चाहिए, तो बेहतर डिज़ाइन करके बेहतर प्रोडक्ट हम डिलीवर कर सकते हैं। मे बी द प्राइसेस कम डाउन। और इसी सूत्र वाक्य पे चाइना पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में उसने अपनी पैठ बनाई, क्योंकि प्राइसेस वो कंट्रोल करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है। पहले वाली बात गई जब कहते थे कि चाइनीज माल है। तो दोस्तों, मैं अपनी इस लेक्चर को एक अपनी व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करूंगा कि मेरे जीवन में ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहाँ से पैदा हुआ। दोस्तों, मैं जब अपने सेवा काल के प्रारंभिक चरण में था, तो एक बार मुझे गलती से पनिशमेंट दिया गया। मेरी गलती नहीं थी, बल्कि पनिशमेंट देने वालों की गलती थी। लोगों ने मेरी शिकायतें की, चूंकि मैं सही काम कर रहा था इसलिए शिकायतें हो रही थी और उस पर मुझे पनिशमेंट मिला। हालांकि उस पनिशमेंट को 24 घंटे के अंदर मैंने न्यायालय से मुझे रिलीफ मिल गया, मगर सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया, वेतन देते रहे और काम से रोक दिया। ये स्थिति मेरे जीवन में आई थी शुरुआती चरणों में। तो चूंकि उस समय मेरा ऊर्जा लेवल भी था, सब कुछ था, और ज्ञान जो भी था मेरे पास वो तो था ही। तो मैंने सोचा कि मैं, अगर सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही फिर भी वेतन देना चाहती है, तो मैं अब जो है खुद अपना काम क्यों न कर लूं। हालांकि नियमतः ये गलत है कि अगर कहीं से आपको वेतन मिल रहा है और आप काम करें, लेकिन बैठे भी तो नहीं रह सकते, अपना दिमाग तो चला ही सकते हैं। और नेचुरली मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मेरे सिग्नेचर्स हों और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता कि मैंने काम किया। बहरहाल, इन सब चीज़ों को अलग छोड़ दीजिए। तो मैंने किया क्या, मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे ये प्रूव करना है कि सरकार मुझे काम नहीं दे रही है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि मेरे पास काम बहुत सारा हो सकता है मेरे द्वारा। अब प्रश्न एक ये आया है, मैंने अपने किसी लेक्चर में कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करने के लिए पैसों की बाध्यता नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, या कोई वर्कशॉप हो, या कोई इंडस्ट्री हो, कोई एरिया हो। आप जो है एंटरप्रेन्योर बिना किसी पैसे के भी बन सकते हैं। और मेरी एक साइट है कौरा पे, $1 एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 100 रुपये से भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि चूंकि शुरू से ही मेरी रुझान थी कि मैंने एक बचपन में पिक्चर देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो मैं ऐसा सोचता था कि देश में रोटी और कपड़ा तो उपलब्ध हो गया सबको, लेकिन मकान नहीं हुआ। तो मकान पे उसकी कीमत घटाने, क्वालिटी इंप्रूव करने और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने
सोलर हाउसेस, सोलर एयर कंडीशनर, इस पे सब पे काम करता रहा हूँ। और उसी की परिणति है कि 60 साल की उम्र में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये उस समय मेरी उम्र कोई 41 साल की रही होगी। तो उस समय भी बिल्डिंग मटेरियल ही मेरे दिमाग में था। तो मैंने कहा कि ये जो लकड़ी के दरवाजे और चौखट होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं और दीमक इनको खा जाती है। तो उस दौर में मैंने एक स्टील का डोर फ्रेम डेवलप करवाया। उसको आपको दिखाता हूँ, ये है। ये उस दौर में मैंने डेवलप कराया। इनफैक्ट डेवलप क्या कराया, ये पहले से बनते थे। मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट ये किया कि जो ये लोहे का होता था, इसमें मैंने गैल्वनाइज सेक्शन का इस्तेमाल किया, जिससे कि रस्टिंग ना हो। और इसके ऊपर भी बाद में अभी पाउडर कोटिंग कर देते हैं, तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये छोटा सा मैंने सैंपल बनाया जो कि ब्रीफकेस में रखा जा सकता हो। उस सैंपल की कीमत उसमें 100 रुपए से भी कम रही होगी। और ऐसा होता था कि ड्यूरिंग ट्रैवल कई बार मैं इस फ्रेम को ब्रीफकेस से बाहर कर लेता था। बहुत चमकता हुआ फ्रेम था, तो लोग देख करके आकर्षित होते थे कि ये क्या है, तो मैं बताता था। तो पहला ऑर्डर मुझे ट्रेन में मिला, बल्कि ट्रेन में नहीं, बल्कि यूं समझिए एक बिल्डर से मिला। एक हमारे मित्र थे, वो बिल्डर से कुछ ज़मीन खरीदने थे, और वो ज़मीन चूंकि उनको ज़रूरत नहीं थी तो उसको वापस कर रहे थे। और लकीली खरीदने और बेचने के बीच में कोई 5 साल का अंतराल था। उस बीच में ज़मीन की कीमतें दूनी हो गई थी। तो बिल्डर ने उनको आधा पैसा दे दिया था, आधा नहीं दिया था। तो मैं चूंकि खाली था उस समय, मेरे पास काम नहीं था, तो वो मुझे पकड़ करके अपने स्कूटर पे उस बिल्डर के पास ले गए कि मेरा पैसा आप लौटाइए। उसी दौरान मैंने क्या देखा कि बिल्डर के सामने एक कारपेंटर बैठा हुआ है और एक ड्राइंग है उनके मॉडल हाउस की, जिसमें 2 मुख्य जो एंट्रेंस के डोर्स होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे 8 फीट हाइट के और 4 या 5 फीट चौड़े, और ऊपर गोलाई चंद्राकार डिज़ाइन बनी हुई। तो प्राइस नेगोशिएशन चल रहा था और कारपेंटर बोला कि मैं इसका 10,000 लूँगा एक दरवाजे का। ये वाकया है 1986 का, समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो दरवाजे में इस फ्रेम में, जो मैंने अभी सैंपल आपको दिखाया, इस फ्रेम में मैं 5,000 में बना सकता हूँ। ये भी लकड़ी जैसा ही दिखेगा पेंट करने के बाद। तो जब वो कारपेंटर चला गया और मेरे दोस्त की बात खत्म हुई, तो मैंने अपना परिचय दिया और मैंने कहा कि ये जो फ्रेम आपको 10,000 में पड़ रहा है, मैं 5,000 में बना दूंगा। तो उन्होंने कहा ओके डन। तो मैं इलाहाबाद में ही एक बब्बू करके फैब्रिकेटर है, उसकी शॉप पे गया। वो इस तरह के प्रोफाइल मोड़ता था, तो मैंने सेक्शन मुड़वाया और काट पीट करके एक जो है फ्रेम मैंने तैयार करवा दिया। एंड ही गेव मी 10,000 रुपीज़। फिर दूसरा बनाया लाइक दैट। और उसके बाद ये सैंपल मेरे पास होता था। तो एक बार दूसरा जो मुझे ऑर्डर मिला, वो एक ईओ साहब थे, एग्जीक्यूटिव अफसर नगर पालिका में जो होते हैं। तो उन्होंने अपना मकान बनाया था अल्लाहपुर में। तो मकान में क्या था कि नीचे का जो फ्लोर बनाया था, उसकी चौखटें सब दीमक खा गई थी। तो दीमकों से इस कदर वो डर गए थे कि ऊपर की फ्लोर में भी वो लकड़ी की चौखट या दरवाज़ा नहीं लगाना चाह रहे थे। और जब इसको देखा उन्होंने सैंपल, तो उनकी बाँछें खिल गईं। दूसरा ऑर्डर उन्होंने दिया और उसके बाद कहानी बढ़ती गई। और धीरे धीरे मैं एक छोटी सी वर्कशॉप, अपने एक हमारे मित्र थे, उन्हीं के नाम से मैं बिज़नेस चला रहा था। तो वो ही वॉज ए बीटेक, बंगलोर से किया था और उनको काम मिल गया। हमारा धंधा चल पड़ा। जब चल पड़ा बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे, तब विभाग को चेत आई कि यार ये तो आदमी बड़ा टैलेंटेड था और इसको हम लोग छोड़ दिए, बिना काम के इसको तनख्वाह दे रहे हैं। फिर मुझे कॉल आई एंड आई वॉज गिवन चार्ज ऑफ 2 सब डिविजन्स। तो इस तरह से मेरी शुरुआती करीब 2 साल की एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा वहीं पे थम सी गई। और चूंकि हम लोग जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिवार का क्या दबाव होता है, रिश्तेदारों का, कि नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा रहे हैं, तो आई वॉज फोर्स्ड टू कम बैक। बहरहाल वो कीड़ा मरा नहीं, वो जिंदा था। और 60 साल की उम्र के बाद फिर मैंने लॉन्च किया अपने आप को। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती निवेश मेरा 100 रुपये से भी कम था और ऑर्डर्स मैंने बड़े बड़े उठाए। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद।